सिद्धार्थ जी, अब इसमें बीजेपी काहे को मौका ढूंढ रही है? वो कह रही है कि पैसा नहीं था भाई, नहीं लड़ सके। वो अभी भी अपनी जो लॉयल्टी है राहुल गांधी की तरफ, वो उसको उजागर कर रही है। सिद्धार्थ जी, नहीं, हम कोई मौका नहीं ढूंढ रहे हैं अंजना जी। और कांग्रेस पार्टी को तो देश भर में ही लोग लंबे समय से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहता। किसी का कारण कोई कुछ बता सकता है, कोई बहाना कभी कुछ बता सकता है। पर जो बात अभी कांग्रेस की पुरी के कैंडिडेट ने भी कही, उनमें एक बात बड़ी विशेष समझने की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्राउड फंडिंग की कोशिश करी, वो लोगों के बीच में गई और उन लोगों से आग्रह किया कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, जैसे देश के सभी कैंडिडेट्स करते हैं। पर आज देश की जनता कांग्रेस के कैंडिडेट्स को किसी भी रूप में, ना तन से, ना मन से, ना धन से, किसी रूप में सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस देश में राजनीति कर रही है, उसी कारण से इस देश की जनता उनको नहीं समर्थन कर रही। पर पैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अंजना जी, हम तो कल देख रहे थे रायबरेली में 4 लोगों के लिए 2 प्राइवेट जेट उतरे, और आखिरी 8 घंटों में 6 घंटे 4 घंटे कुछ बचे थे, उसमें जाकर के वो नॉमिनेशन फाइल करने लगे। जो शाही परिवार के लिए, शहजादे के लिए 2-2 प्राइवेट जेट उतार सकते हैं, जिनके सांसदों के घर से 350 करोड़ का कैश निकलता हो, जहां पे मशीनें गर्म हो जाती हैं उस पैसे को ले जाने के लिए, जो ए से लेकर के जेड तक का भ्रष्टाचार करती हो पार्टी, वो पार्टी के भी कैंडिडेट्स अगर आज कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा उनका इतने वर्षों का कमाया हुआ वो गांधी परिवार क्यों दबाए बैठी है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अंजना जी, बात बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब आलोक शर्मा जी आप दीजिए। एक एक करके 5 गेस्ट है, रुक जाइए, एक एक करके सबसे, क्योंकि सबसे मुझे रिएक्शन लेना है। मोहंती जी के इंटरव्यू में काफी टाइम निकल गया। आलोक शर्मा जी, ये आपने सुना, आपकी एक उम्मीदवार की व्यथा है, वो कह रही है पार्टी ने मेरी मदद ही नहीं की। वो मतलब सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अन्य लोगों पर, और जो आपके शीर्ष नेता है वो बता रहे हैं कि रायबरेली में बीजेपी का सवाल है कि इतना खर्च आप लोग एक नॉमिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार को लड़ने के लिए बिल्कुल मदद न करना, ये कैसे सही हो सकता है? आलोक जी, देखिए, अंजना जी, मुझे लगता है कि पूरा, अगर आप उनका पूरा वक्तव्य सुनेंगे तो पूरी तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से वहां पर अथाह पैसा बीजेडी और बीजेपी के द्वारा बहाया जा रहा है। मैं उसके कंपैरिजन में स्टैंड नहीं कर पा रही। जहां पहली बात तो यही है, दूसरा भी तो नॉमिनेशन भी नहीं भरा था कांग्रेस पार्टी के, तो बीजेपी ने डर के मारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप हमारे अकाउंट फ्रीज करेंगे और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बहाएंगे, नोटबंदी का पैसा बहाएंगे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब दूसरा विषय यह है कि कई दिन से उनका जिस तरह का चुनाव प्रचार होना चाहिए था, वैसा चुनाव प्रचार नहीं था। एक गारंटी कार्ड बांटना, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, किस तरह से डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करना, वो शायद नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने पहले ही मन बना लिया था। इस बात का उनको भी अंदेशा लग गया कि भाई मुझे कैंडिडेट को चेंज किया जा रहा है। जहां तक फंड की बात है, सब पार्टियां कुछ ना कुछ फंड कैंडिडेट्स को देती हैं। हर राज्य में अलग अलग भी दिया जाता है, कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ तब तक पार्टी फंडिंग नहीं मिलती है। नॉमिनेशन के बाद ये तमाम चीजें, प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं। लेकिन शायद उनको लगा होगा, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते शायद अच्छा समझा कि भाई दूसरा कोई कैंडिडेट चुनाव लड़े। फंड की बात जहां तक है, आज 95 लाख के करीब जो है वो लोकसभा के लिए लिमिट है। कैंडिडेट को स्वयं भी समझना चाहिए। सुचारिता जी तो पहले भी एक चुनाव लड़ चुकी हैं, उसमें भी जमानत जब्त हो गई थी इनकी। भाई जब आपको पता है कि आपकी जमानत पहले भी जब्त हुई थी, अगर मैं गलत ना हूं तो मैं फैक्ट्स को वेरीफाई भी कर सकता हूं, तो क्या आपको पता नहीं था इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, 20 लाख वोटर हैं, जब टिकट मांगने के लिए आप दिल्ली में डेरा डाले हुए थी, तो तभी सोचना चाहिए था। फिर भी समय रहते पार्टी ने अपना स्टेप ले लिया था और उस बात का उनको पता चल गया था। असली मुद्दा यह है कि 10 साल तक सरकार में रहने के बाद, तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में चक्की पीसिंग वालों को एडमिट करने के बाद, अपनी वॉशिंग मशीन में धोने के बाद, एक भी व्यक्ति को कन्विक्ट बिना किए आज भी बीजेपी के तमाम लोग जो है केवल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो सारा आपके पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड लो और धंधा दो, चंदा दो और धंधा लो। ईडी सीबीआई के माध्यम से एक्सटॉर्शन करने वाली पार्टी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी,
पेगासस और नोटबंदी की पार्टी भी जब आरोप लगाती है तो देश समझ रहा है कि 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर सुचारिता जी को पहले ही पता था कि भाई पार्टी कब फंडिंग देगी कब नहीं देगी, उनको आज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले ही कह देती, वो 15 दिन 20 दिन से टिकट भी उनको अनाउंस हो गया था, बी फॉर्म भी वो जैसा बता रही है, मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है कि उनको दिया गया था कि नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ लिस्ट में नाम जरूर उनका आया था, तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए था। आप मेरे पास चुनाव मुझे लड़ना है, मेरे पास फंडिंग है कि नहीं, तो मुझे भी तो अंदाजा होगा ना। अंजना जी आप चुनाव लड़ने जाएंगी तो आपके पास भी अंदाजा होगा। लेकिन आज भी वो हमारी पूरी तरह से एक सिपाही है कांग्रेस पार्टी की, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए भी काम करेंगी। वो उन्होंने अभी आपके सामने कहा ही कि हम पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। अब दिक्कत ये आती है कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का, क्योंकि इनके पास तो भ्रष्टाचार का अथाह पैसा है, ये तो एमएलए 50-50 खोखों में खरीदते हैं और पूरे विधानसभा में नारे लगते हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई। आलोक जी ये भी बात पूरी कीजिए, लेकिन ये एक तो लवली साहब पर भी एक बयान बनता है। लवली साहब वापस बीजेपी में चले गए। देखिए वो बीजेपी में गए थे आलोक जी, बीजेपी से वो वापस कांग्रेस में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद से वो कह रहे कि 7 दिन से मैं छोड़ा हुआ, मतलब कोई बातचीत नहीं, किसी ने कोई पहल ही नहीं की, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या एक आप लोगों की उदासीनता है लोगों को लेकर, जो भी एक बड़ी वजह बन रही है। अब कन्हैया कुमार को लेकर अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो जायज सवाल है, कोई तो उनकी बात सुनेगा ना। देखिए अंजना जी, 2 चीजें हैं। जिस दिन उन्होंने रिजाइन दिया किससे पूछ कर दिया था? क्या किसी से ऊपर सीनियर लीडर से कंसल्ट करके दिया था? कन्हैया का कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ उससे पहले तो कन्हैया पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। क्या कन्हैया एनएसयूआई के इंचार्ज नहीं बनाए गए थे? अगर कन्हैया से आपको दिक्कत थी तो पहले ही बता देते कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आप लोगों ने कन्हैया को पार्टी में ले लिया है। कन्हैया के पार्टी में आने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या ये सच नहीं है? और अगर आपको इतनी दिक्कत थी, कुछ नहीं है अंजना जी, जो व्यक्ति 2 बार 3 बार एमएलए रहा हो, 2 टर्म वो दिल्ली के अंदर मिनिस्टर रहा हो, पार्टी छोड़ के चला गया हो 2017 में, और वो भी उस समय पर जब कॉर्पोरेशन का चुनाव सर पे था, उस व्यक्ति ने उस समय नहीं सोचा, और ये वही ग्रुप था जो आज छोड़ कर गया है, कि जो तमाम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसको उन्होंने माफी मांगी, गलती मांगी कि मैं बीजेपी चला गया था, मेरे से गलती हुई और वापस मैं पार्टी में आना चाहता हूं, पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता हूं। पार्टी ने बड़ा दिल दिखाकर उनको 2019 में कैंडिडेट भी बनाया, उसके बाद फिर पुनः प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भाई पार्टी के प्रति आपको इतना निष्ठा तो रखनी पड़ेगी ना, मतलब सभी कुछ आपको दे दिया जाए, बाकी कार्यकर्ता अपने सब घर बैठ जाए, आपको टिकट भी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष भी आप ही को बना दीजिए, पार्टी भी आप ही छोड़कर जाएंगे, और फिर आप कहेंगे हमसे बात नहीं की। अरे भाई आपसे तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी लवली से बात किसी भी सीनियर लीडर को? संजीव झा जी, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि 2 बार जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया संजीव झा जी, उस प्रदेश संजीव झा जी, इतनी समझ क्योंकि आप गठबंधन में यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो फिर क्या आपके लिए भी चिंता की बात नहीं है? लवली साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उनके, वो रिजाइन भी करते हैं, वो एक कैंडिडेट को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, आइडियोलॉजी पर प्रश्न उठाते हैं कि हम लेफ्ट के लीडर्स को शामिल कर रहे हैं, उसके बाद से अब वो बीजेपी में चले गए। देखिए ये आश्चर्य तो मेरे लिए है, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं कि अलायंस के फॉर्मेशन में दिल्ली में लवली जी की एक अहम भूमिका थी, और मुझे लगता है कि अब इस हालात में कांग्रेस को छोड़ना, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने पूरी डिटेल जानकारी दी, हाँ हमारे लिए आश्चर्यजनक जरूर था। लेकिन एक बात समझिए, ये बात केवल अमरिंदर सिंह लवली जी का नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है ना। आज ही हमने एक न्यूज देखा कि गांधीनगर में जो प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भरा था उसको डरा धमकाकर 16 प्रत्याशियों को नॉमिनेशन वापस लिया गया। कई प्रत्याशी बाहर आकर कहे, तो ये डराने का कार्यक्रम तो पूरे देश में चल रहा है। एक बात समझिए अंजना जी कि इस बार की ये लड़ाई किसी पार्टी नहीं, केवल देश की जनता वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को झूठ बोला है, जो देश के वादे किए उस वादों से मुकर है, जो एक इंस्टीट्यूशन को मैनेज करके एक तरह से तानाशाही लगाई है, चलाई है, उससे देश परेशान है और देश की जनता इसके खिलाफ खड़ी है। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसे बहुत मायने लो, जनता नहीं सुनना चाह रहा है। जनता किसी व्यक्ति के कारण नहीं है,
अब जनता इस देश के जनतंत्र को, इस देश के संविधान को और देश कैसे आगे बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन कैसे बचेगा, ये उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर कोई इस लड़ाई में उतनी ही मजबूती से लड़ेगा, ये संभव नहीं है। हाँ, मुझे लगता है लेकिन ये तय जरूर करना पड़ेगा कि जब मुझे कोई डरा रहा था तो मैं डरा नहीं, ये मैं लड़ा, ये साबित करने का वक्त है। लेकिन ये साबित करने की जज्बा सब में नहीं है, लड़ाई लड़ने की क्षमता सब में नहीं है। जो कि समझिए ना, जब देश की जनता सरकार चुनती है तो उसके पास बड़ी ताकतें आती हैं, सारी ईडी, सीबीआई, पुलिस, सारी ताकतें आती हैं। लेकिन इस ताकतों से अगर आप लोगों को डरा दोगे, जो भी सूरत में हुआ, जो भी इंदौर में हुआ, ये जनतंत्र खत्म है। उन लोगों को चुनाव का मौका नहीं मिला, अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो लोगों को लग रहा है कि अगर इस बार आलोक जी को दिखा दीजिए मेरे साथ, क्योंकि आलोक जी, जो मेरी रिसर्च टीम है उसने आपकी जानकारी को सही और दुरुस्त करने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी। वो बता रहे हैं कि सुचारिता मोहंती ने, मैं आ रही हूँ इसके बाद, सुचारिता मोहंती ने 2019 में पुरी से चुनाव नहीं लड़ा था। 2014 में वो लड़ी थी और फर्स्ट रनर अप रही थी। 25% वोट उन्हें मिला था, उनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी जैसा कि आपने कहा। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए वो रनर अप रही थी 14 में। ठीक है, मैंने कहा था, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार। मुझे था कि शायद वो विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ी थी, लेकिन अगर ऐसा है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उसमें मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 2019 में वो चुनाव नहीं लड़ी थी, मुझे मालूम है। लेकिन मेरे पास शायद ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि शायद वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। लेकिन अगर वो 2014 में भी अंजना जी चुनाव लड़ी थी और 25% वोट लिया था, उनको पता था चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तो स्वाभाविक है उनके पास प्री इंफॉर्मेशन तो होगी ना, कि भी चुनाव में पैसा भी खर्च होगा, चुनाव में क्या क्या, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाएगा। मेरा केवल प्रश्न ये था, वो चुनाव लड़ी नहीं लड़ी उसका बहुत महत्व नहीं है, और उनकी कितनी वोट आई उसका भी महत्व नहीं है।